तो चलो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेशन में जिसमें हम लोग वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर के, इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ चुके हैं वेक्टर। अब इस वर्कशीट में आने से पहले आपको जरूरी है कि आप पूरे वेक्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, उसके बाद इस वर्कशीट में आओ, इस डिस्कशन में शामिल हो। देखो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, जेई में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करवाता है, बट कॉन्सेप्ट दोनों में सेम समझना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे मिक्स मिलेंगे आपको, जेई नीट दोनों लेवल के मिलेंगे। दोनों के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल सीरीज है, क्योंकि देखो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझना अलग चीज़ है, उसको अप्लाई करना अलग चीज़ है। हमें अप्लाई करने आना चाहिए, तब हम जाके क्वेश्चन बना पाएंगे। उस एप्लीकेशन के पोर्शन में ही हम लोग ये सीरीज, प्रैक्टिस वाली सीरीज चला रहे हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग आज वेक्टर की शीट डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे, वहाँ लिंक टेलीग्राम पर सारी शीट पड़ी है आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन की तरफ। चलो तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वेक्टर में मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप थियरी अच्छे से पढ़ करके आएंगे, तब जा करके आपको जो है ये क्वेश्चन समझ भी अच्छे से आएगा और आप खुद भी अटेम्प्ट कर लोगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे उसको बड़े अच्छे से आप समझोगे। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन बोल रहा है कि एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, बोल रहा है, ठीक है। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। चलो बनाते हैं, पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बोल रहा है कि एक वेक्टर है इसमें एक्स वाई प्लेन में, और जो वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो है आर है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट, अच्छा इसका कंपोनेंट हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो एक चीज हमने सीखी है कि जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ से अगर कोई वेक्टर आ रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो जब हम एंगल की तरफ आएंगे तो क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा। एंगल के दूसरी तरफ जाएंगे तो आर साइन थीटा लिखते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ से लिखना है वाई एक्सिस से, तो इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, आर कॉस 30, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इधर क्या लिखोगे, आर साइन 30 लिखोगे। ये इसका y कंपोनेंट हो गया, इसी को हम बोल देंगे वेक्टर r का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है कितना, 2√3 में। इक्वेट करो, हमसे क्या पूछा है, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पूछा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको इक्वेट करो, क्या दिया है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2√3, और एक किसके इक्वल है, r cos 30 के। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2√3 r क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा भाई, r यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो दिखा रहा है। तो एक बात बताओ, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट का 3/2 हो जाएगी। cos 30 √3/2 होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसका मतलब कि जो वेक्टर r है, यहाँ से कितना आ गया, ये जो वेक्टर r है इसका जो मैग्नीट्यूड मिल गया हमें 4 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है x कंपोनेंट आप बताओ। तो यहाँ से देखो x कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, RX = r साइन 30 डिग्री। अच्छा r क्या है, मैग्नीट्यूड लिखोगे, मैग्नीट्यूड इसका कितना दिया, 4 × साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया हमारा, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, डी। देखो इजी क्वेश्चन था, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और नीट में भी पूछा जा सकता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम कंपोनेंट करते कैसे। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर कोई वेक्टर आर है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो आर कॉस थीटा होता है, और फिर उसके परपेंडिकुलर जब जाओगे तो आर साइन थीटा आता है। क्लियर है बात, बस यहाँ कंपोनेंट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक वेक्टर है p जो दिया 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर q दिया है हमें 4i कैप √3j कैप प्लस 2.5k कैप। बोल रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q इज इतना। अच्छा
द वैल्यू ऑफ x पूछा। एक बात बताओ, हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कोई वेक्टर है a और हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम लिखते हैं a कैप इक्वल टू वेक्टर a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना यूनिट वेक्टर का काम है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है क्या द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q। तो सबसे पहले हम p क्रॉस q निकाल लें। इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट क्या बताया जाता है? द यूनिट वेक्टर, मान लेते हैं कि x एक यूनिट वेक्टर है जो किसके डायरेक्शन में है? p क्रॉस q के डायरेक्शन में है। तो हम लिखते हैं वेक्टर p क्रॉस q डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस q। एक फॉर्मूला था, आया कैसे? सोचो, बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ s के, ठीक है। तो हमें करना क्या है? बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है किसकी डायरेक्शन में? p क्रॉस q की डायरेक्शन में निकालना है। तो सबसे पहले हम p क्रॉस q निकाल लें। अच्छा, p क्रॉस q का यूनिट वेक्टर ही निकाल लें। भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा? जैसे यहां से देखो, ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये वेक्टर ए की डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो अगर इसके डायरेक्शन में हमें चाहिए तो हम इसी का यूनिट वेक्टर क्यों ना निकाल लें? वो उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। भाई p क्रॉस q का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम p क्रॉस q का ही यूनिट वेक्टर निकाल लें जो उसी डायरेक्शन में आएगा। यही तुमसे पूछ रहा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। अब पहले हम लोग p क्रॉस q निकाल लेते हैं। p क्रॉस q निकालते हैं हम लोग। चलो भाई, p क्रॉस q निकालें। तो एक बात बताओ, p क्रॉस q निकालते कैसे हैं? ये आपको डिटर्मिनेंट मेथड आना चाहिए। क्या लिखोगे? i j और k लिखोगे, ठीक है। अच्छा, i कितना दिया? पहले क्या लिखा है? p। तो पहले क्या लिखोगे? i j k का कोफिशिएंट जो p वेक्टर के साथ है। तो कितना है? 3 है, √3 है, और कितना है? 2 है। अच्छा, इसके साथ कितना लगा हुआ है? q के साथ है 4 और √3 और 2.5। इसको ऐसा करते हैं, 2.5 को 5/2 लिख लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, सॉल्व किया जाए इसको। कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले i लोगे तो क्या करते हैं हम लोग? i लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ये क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू करेंगे। i लेकर इसको छोड़ दोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 5√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 2√3 हो जाएगा। अरे यार, इसका इधर करोगे और इसका इधर करोगे, 2√3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो, अब वेक्टर का ये बेसिक है। अगर इसको आपको नहीं आता तो आपको थियरी पढ़ने की ज़रूरत है। और थियरी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। कई बार आपको बता चुके हैं कि देखो, ये जो सेशन है ये सिर्फ प्योरली बेस्ड होगा प्रैक्टिस के लिए। हमें थियरी पढ़ना है, उसके लिए अलग सेशन है, उसके लिए आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। ये प्योरली प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आना और हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे कि भाई हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे इसके बाद? अच्छा, प्लस ले लिया, इसके बाद अब क्या लोगे? माइनस जे लोगे। माइनस जे लोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको इरेज कर देते हैं। देखो, माइनस जे लोगे तो आप क्या करोगे? इस बीच वाली लाइन को और ऊपर वाली को छोड़ोगे तो किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे? यहाँ से देखो, एक इसका और इसका होगा, माइनस इसका और इसका होगा। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा? माइनस का 8, प्लस का k लिखोगे। k लिखने के बाद क्या आएगा? आपकी ये वाली लाइन छूटेगी। तो अब क्या करोगे? इसका इसके साथ करोगे और इसका इसके साथ करोगे। तो 3√3 माइनस 4√3 हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4√3 आ गया, ठीक है। इसको जरा और सिंप्लीफाई करा जाए। देखो, 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करो दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5√3 माइनस 4√3। तो कितना बचेगा? √3 डिवाइड बाई 2 i कैप। यहाँ से देखो, अगर इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 15/2 माइनस 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा? ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/2 जे कैफ हो जाएगा।
अरे यार इसको करोगे ना सॉल्व, देखो 15/2 -8 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 15 - 16 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा -1/2, और एक माइनस पहले बचा है तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस का के कैप लिखोगे कितना हो जाएगा, अच्छा देखो 3√3 माइनस 4√3 कितना बचेगा, माइनस का √3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, माइनस का √3 के, माइनस का √3 के कैप। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, P क्रॉस Q आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P क्रॉस Q जो हमारे पास आया वो क्या आ गया, √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस √3 के कैप आ गया। क्लियर है बात। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो P क्रॉस Q के डायरेक्शन में हो। तो क्यों ना हम P क्रॉस Q का ही यूनिट वेक्टर निकाल लें, भाई वो उसी के डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है P क्रॉस Q का ही यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर लिखोगे तो P क्रॉस Q वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q करोगे। तो हमें देखो कि P क्रॉस Q आ गया है, तो क्या लिखोगे, √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस √3 के कैप डिवाइड बाई क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। कैसे लिखोगे, रूट में I वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J वाले प्लस K वाले। तो I वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो 3/4 प्लस J वाले का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा, देखो 3/4 4 4, ये देखो 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट 1 1 + 3 4 हो जाएगा। ये रूट में बचा 4 और 4 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा 2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारना है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, हमें पूछा क्या है 2√3। ठीक है, एक काम करें, चलो इसको लिखते हैं। इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा √3/4। ये 2 से डिवाइड हो गया तो √3/4 I कैप बन गया प्लस 1/4 J कैप माइनस √3/2 K कैप बन गया। क्लियर है बात। अच्छा, एक बात बताओ, एक काम किया जाए, 1/4 कॉमन ले लेते हैं। 1/4 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, √3 I कैप और प्लस का यहाँ पर 4 कॉमन 1/4 ले लिया तो J बचा, और माइनस क्या बचेगा 1/4 लियो तो ऊपर नीचे 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते, देखो ये लिखा क्या है, √3/2 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 4 है, 1/4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2√3, तो हो जाएगा 2√3 के कैप। क्लियर है बात। अब इसको कंपेयर करो, बोल रहा है कि ये इतना है। अब देखो ये पूरा बॉक्स में लिखी चीज क्या है, इतना है। तो x से 1/x से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी। बताओ क्लियर है सबको, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। x की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी। चलें आगे, क्लियर है सबको। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो प्रोसेस हमें फॉलो करना है, यूनिट वेक्टर आपको आना चाहिए। अब ये यूनिट वेक्टर पे कॉन्सेप्ट था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है, इफ 2 वेक्टर्स P, अच्छा एक वेक्टर इतना दिया है, दूसरा वेक्टर इतना दिया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ m। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका क्या होता है, देखो a क्रॉस a डॉट b अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, a डॉट b इक्वल टू क्या होता है ab cos थीटा। अच्छा, ये दोनों का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब बताओ ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, इधर वेक्टर बी हो गया, ये एंगल कितना है 90, इसका मतलब थीटा 90 हो जाएगा। अच्छा, कॉस 90 कितना होता है 0। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अभी ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो दिया क्या है, वेक्टर P दिया है हमारे पास I कैप प्लस 2m J कैप प्लस m टाइम्स K कैप। वेक्टर Q क्या दिया है 4i कैप माइनस 2 J कैप प्लस m K कैप दिया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, P डॉट Q डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, अब हमें ये भी आना चाहिए। देखो डॉट प्रोडक्ट हम करते कैसे, I वाले का I वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, और J वाले का J वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और K वाले का K वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो I वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से मिल जाएगा आपको 4, यहाँ -2 और -2m कितना हो जाएगा, माइनस का 4m मिल जाएगा आपको। यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस का m² इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो भाई, देखो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या ये लिखा है m-2 का होल स्क्वायर लिखा है क्या, देखो m² प्लस का 4 -2ab, तो क्या लिखोगे, अरे यार यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं हम m² a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -2 इंटू ए m है इंटू b 2 है, तो कितना 2 2 जा 4 है, क्या बन गया m² प्लस 4 माइनस 4m। बताओ यही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब है क्या है m-2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से बताओ m-2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो यहाँ से m क्या मिला आपको 2 मिल गया। तो बताओ 2 दिया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बात बताओ, क्या ये समझ आया क्या, बताओ इजी था भाई। हमें एक दो चीज आनी चाहिए, एक तो डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए, दूसरा कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होती है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बात बताओ मुझे, प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर सपोज ए मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर मान लो कि ये थीटा एंगल पर है, ये बी हो गया। तो प्रोजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये यहां से हम लोग निकालते हैं, वेक्टर बी है वेक्टर ए है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो अगर मान लो कि इसका प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर यहां से आप देखो तो इसकी शैडो कहां तक पड़ेगी, यहां तक, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, बी कॉस थीटा। अरे यार यही तो लिखते हैं बी कॉस थीटा, बताओ क्लियर है क्या, यहां तक बी कॉस थीटा लिखते हैं, हमें यही निकालना है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख ले, भाई प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर आप यहां से टॉर्च मारो ऊपर से, यहां से टॉर्च, तो ए जो नीचे आएगी इसकी शैडो कहां तक पड़ेगी, यही इसका इतना प्रोजेक्शन हो गया। और इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है कि इसका इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा, यही तो होता है प्रोजेक्शन निकालने का तरीका। अब एक बात बताओ मुझे, आपको चाहिए क्या, बेसिकली बी कॉस थीटा चाहिए। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। आपको क्या चाहिए, बी कॉस थीटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको बी कॉस थीटा। अब बताओ बी कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई, यहां पर क्या है, ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारना पड़ेगा। यही हो गया प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना है हम क्या करेंगे, जैसे B का प्रोजेक्शन आपको A पे निकालना है तो हम लिखेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसका आया है, A का आया है ना, मतलब हम जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। याद करने का तरीका ये है, क्या है कि अगर B का A पे निकालना है तो A डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ए का बी पर निकालना होता, अगर ए का बी पर निकालना होता तो क्या लिखते, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारना पड़ेगा। बस एक कॉन्सेप्ट है, टोटली क्लियर है बात। अब देखो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, या चलो अच्छा इसको बोल देते हैं वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन इस पे लिखना है तो क्या लिखोगे, ए का प्रोजेक्शन लिखना है तो हम लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। किस पे प्रोजेक्शन है,
प्रोजेक्शन निकालना किस पे है, बी पर निकालना, इसका इस पे निकालना। इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। ये बोल रहा है जीरो है। एक बात बताओ, जीरो कब आएगा, ये जीरो के इक्वल कब आएगा, जब ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए। अरे यार बताओ क्लियर है क्या, जब ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो होगी तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब कुल मिला जुला के हमें ए डॉट बी को जीरो करना है। अच्छा देखो समझते हैं इसको, थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं फिगर से। जैसे मान लो कि हमें कह रहा है कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए का बी पे निकालना है। ये मान लो हमने वेक्टर बी मान लिया, सपोज वेक्टर ए मान लिया यहां तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका प्रोजेक्शन इस पे जीरो कब होगा, या तो वेक्टर ए जीरो हो जाए, लेकिन वेक्टर कुछ हमें दिया हुआ है भाई, ये वेक्टर हमें कुछ दिया हुआ, वेक्टर ए जीरो तो नहीं दिख रहा ना, इसका मैग्नीट्यूड जीरो तो नहीं है भाई, ठीक है। तब अगली कंडीशन क्या है जीरो होने का, अगली कंडीशन देखो मैं बता रहा हूं यहां पर, एक बार समझेंगे सब लोग कि अगर हम इससे इसको परपेंडिकुलर लिख दें। अब एक बात बताओ, अगर आप टॉर्च यहां से मारोगे तो क्या होगी, शैडो यहीं तो पड़ेगी यार। क्या इस शैडो की कोई लेंथ इस डायरेक्शन में बी के वेक्टर बी की डायरेक्शन में आएगी, नहीं आएगी भाई। यहां से शैडो अगर आप मारोगे कोई टॉर्च तो शैडो डायरेक्ट इसी लाइन से इधर नीचे चली जाएगी ना, इस पे तो कोई आ ही नहीं रहा। बताओ यहां से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो अब हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी जीरो करना, इसका मतलब कि दोनों आपस में जीरो थे। अब यहां से एक कंडीशन हमें और याद हो जानी चाहिए कि अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर जीरो है तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चाहो तो इसको अपना नोट बना के लिख लेना कि अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलो भाई निकालो ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है आपको, तो इसको ये बोला, चलो लिख ही लेते हैं ना थोड़ा सा। ये क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर बी क्या है हमारे पास, वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप। अच्छा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो करना है, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे कितना आएगा, यहां से आ गया 2 प्लस 8 माइनस 2 अल्फा। अरे यार के वाले का के वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना विद साइन, तो इतना आया, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहां से देखो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहां से देखो 2 और 8 10 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अरे यार 10/2, यहाँ 2 जाके डिवाइड करेगा तो कितना, 2 जाके इधर डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 10/2 5 आएगा। क्लियर है बात, समझ आई सबको। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, 5 आ गया। चलो भाई बताओ समझ आया। प्रोजेक्शन पर बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन के साथ साथ आपको डॉट प्रोडक्ट और उसके साथ आपको एक कंडीशन समझनी पड़ेगी कि अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है बात। अभी अगर आपको याद होता तो फटाफट से इसका परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के अल्फा की वैल्यू निकाल लेते। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, क्या है इसका निकालना है, किसके अलोंग, अगर या तो बोल दे कि किसी वेक्टर पे निकालना है या किसी के अलोंग निकालना है, बात दोनों बराबर है। जैसे मान लो कि बोल रहा है कि ए का प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कह दे, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी कह दे, बात दोनों बराबर है। क्लियर है बात। चलो अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कह रहा है, ए का बी पे निकालना है, तो लिखो भाई ए का निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है किस पर, बी पे, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, किस पे निकालना है, बी पे। अलोंग कह रहा है या फिर ऑन कह रहा है, किस पे, अलोंग वेक्टर बी या ऑन वेक्टर बी, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो ऑन वेक्टर बी कह रहा है तो क्या करोगे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारोगे, खत्म क्वेश्चन, बचा ही नहीं कुछ। तो अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो लिखो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस का देखो आई में आई का मल्टीप्लाई किए 2 हो गया,
इसमें जे में जे क्या करे 6 हो गया, इसमें हो गया -2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा 2 2 जा 4 4 8 और रूट में 9 आ जाएगा। अरे यार इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर बी का तो क्या लिखोगे रूट में 1 + 4 + 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है तो कितना आएगा विल बी 2m। क्लियर है बात, समझ आए। क्वेश्चन नंबर 5 2 आएगा। क्लियर है, देखो कितना इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझोगे क्वेश्चन को, एंजॉय करोगे सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आता तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या चल रहा है, फिर आपके लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्लियर है बात, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद नहीं क्लियर हो रहा तो उसके लिए आपको बार बार बता दिया गया है कि उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लोग करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है, होराइजन का ऐप है, आप ऐप पर आओ, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिनका नहीं क्लियर है अगर आपको चाहिए कि इस तरह का कंटेंट हमें कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पढ़ाया जाए तो होराइजन एकेडमी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है बात, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 फोर्सेस P + Q एंड P - Q, ये दो फोर्स हैं, वेयर P इज परपेंडिकुलर टू Q when act an angle θ1 to each other the magnitude of their resultant इतना, when they are act at an angle θ2 the magnitude of their resultant becomes इतना। this is possible only when θ1 less than θ2। पता नहीं, इसको करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 ये दिया हुआ है कि θ1 60 और θ2 90। अगर पहला सही हुआ तो दूसरा तो सही है। अरे यार 60 90 से कम ही है, तो हमें इसको ना डीप कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। एक काम करें, हम लोग लिख लेते हैं 2 फोर्सेस इतना है, अगर θ1 पे लग रहा है तो इसमें रिजल्टेंट इतना दिया है। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक फोर्स ए है P + Q, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है वेक्टर ए है। दूसरा फोर्स हम इधर मान लेते हैं P - Q, इस पूरे को मान लेते हैं कि वेक्टर बी के इक्वल है। क्लियर है, अब एक किस पे लग रहे हैं θ1 पे लग रहे हैं। क्लियर है, अच्छा अगर ये θ1 पे लग रहे हैं तो बताओ क्या करा जाए, इनका रिजल्टेंट लिखो। क्या लिखोगे आप, a + b का मैग्नीट्यूड लिखोगे कितना, रूट में a² + b² + 2ab cos θ1, यही तो होता है रिजल्टेंट। क्लियर है बात, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो a + b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a² + b² + 2ab cos θ1। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, a और b क्या होगा, यहाँ से निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ a लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे क्या, p² + q² + 2pq। मान लेते हैं इनके बीच का एंगल कितना है, जरा यहाँ पे पढ़ो, एक क्या लिखा है, P इज परपेंडिकुलर टू Q। P इज परपेंडिकुलर टू Q का मतलब क्या है कि इनके बीच का एंगल कितना है, अरे 90 है भाई। 90 है तो कॉस वाला टर्म क्या होगा, 2pq cos 90, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, रूट में p² + q² बचा। अब क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू p² + q²। बताओ लिख सकते हैं क्या। इसी तरीके से जब माइनस वाला b वेक्टर लिखोगे तो b में लिखोगे p² + q² - 2pq cos 90, तो -2pq cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो वहां भी रूट में क्या बचेगा आपको, p² + q² बचेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, p² + q² हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आई। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट दिया है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब है क्या दिया है हमें, a + वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया है और हमें चाहिए क्या, इसका स्क्वायर चाहिए। भाई इसको मान लिया a वेक्टर, इसको मान लिया b वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, a + b का मॉड लिखते हैं, इसकी वैल्यू दिया है, इसका स्क्वायर आपको लिखना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3p² + 3q²। आपको इसकी भी वैल्यू मिल गई, लाओ यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे मिल गया 3p² प्लस यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 3q²। अच्छा इक्वल टू a की जगह p² + q², b की जगह
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो वहाँ से वैल्यू ए की जगह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बी की जगह भी ये हो जाएगा प्लस 2। अच्छा ए की जगह क्या लिखोगे, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बी की जगह भी क्या लिखोगे, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे यार देखो यहाँ से ये भी रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और ये भी इसकी भी वैल्यू लिखोगे तो रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम चीज है, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करा जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर और प्लस 2p स्क्वायर कितना हो गया, 4p स्क्वायर। नहीं यहाँ तो कॉस लगा है, ये नहीं होगा, एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये वाला पी स्क्वायर कॉस थीटा 1 के साथ है तो नहीं आएगा, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये p स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा 1 मिल गया। अब एक काम करो, इसको इधर लाते हैं तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अरे यार इधर लाओगे 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, और बचा क्या इधर 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा 1। क्लियर है बात। अब एक बात बताओ, यहाँ से इसको काट सकते हैं, इधर 1 बचा तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा 1। यहाँ से देखोगे तो थीटा 1 कितना हो जाएगा भाई, 1/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। चलो भाई, तो यहाँ से मिला थीटा 1 की वैल्यू कितना मिला, 60 डिग्री। बताओ ये चीज समझ आई यहाँ तक। अच्छा अब हम चलेंगे इसके दूसरे पार्ट पे। बोल रहा है कि अगर ये थीटा 2 पे लग रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इतना हो जाता है। अच्छा जरा देखते हैं, इसको आधे से स्टार्ट करेंगे, आधे से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां से। देखो इस तरफ क्या लिखोगे आप, इस वाली लाइन को समझेंगे जरा सब लोग। एक काम करते हैं, चलो इस वाली लाइन को उठाते हैं और यहीं से लिखेंगे। अब एक बात बताओ, अब a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, अब ये जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी हो गया, और इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखोगे, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, इधर वाला साइड तो वही रहेगा कि भाई ए और बी लग तो दोनों वही रहे, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा इधर, तो एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या लिख सकते हो, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस थीटा 2। क्लियर है बात, 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर 2q स्क्वायर कैंसिल, इधर बचा क्या 0, और इधर बचा 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2। एक बात बताओ मुझे, ये इधर आके क्या बना लेगा, 0 और कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। एक बात बताओ, थीटा 1 60 थीटा 2 90, और यहाँ से देखो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 भी मिल रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन कौन मिल रहा है, पहला फॉल्स दिया गलत हो गया, दूसरा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू दोनों सही दिया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सी में गलत दिया है, दोनों फॉल्स दिया, हाँ तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। बताओ समझ आया क्वेश्चन नंबर 6, सबको क्लियर है। चलें आगे, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ OA, OB, OC इन द गिवन फिगर आर इक्वल। अच्छा सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। द डायरेक्शन ऑफ OA वेक्टर OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। एक काम करते हैं, अगर सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो सबका मैग्नीट्यूड R R और R बोल देते हैं। अब वेक्टर OB जरा लिखो, OA लिख लेते हैं। OA लिखोगे तो I में देखो x डायरेक्शन में क्या आएगा, R cos 30, और Y में देखो, यहाँ से देखो आप इसको यहीं पे लिख लेते हैं, R cos 30 इधर आएगा भाई इसका, और इधर क्या जाएगा, R sin 30 जाएगा। हमें कंपोनेंट करने तो आता ही है, तो हम लिखेंगे R cos 30 I कैप प्लस R sin 30 J कैप आ जाएगा। तो OA वेक्टर फाइनली यहाँ से बना cos 30 की वैल्यू √3/2 याद होनी चाहिए। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, √3/2 R I कैप प्लस, अच्छा cos 30, ये sin 30 आएगा ना, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2 R और यहाँ पर J कैप आ गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास क्या, OA।
अब हम क्या लिखेंगे, OB। OB कैसे लिखेंगे, देखो OB का एक कंपोनेंट तो I में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट -J में आएगा। तो क्या लिखोगे, OB डायरेक्ट लिख रहा हूं, OB आ जाएगा R cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा R/2 I कैप हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये -J में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस और R sin 30। R sin 30 का मतलब R साइन ये कितना है 60 डिग्री है, तो इधर कॉस में जाएगा, इधर साइन में आएगा, तो R साइन 60, साइन 60 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो साइन 60 लिखोगे √3/2 R और J कैप। ये हो गया हमारे पास OB वेक्टर। OC वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो OC का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा तो -I में आ जाएगा, इधर वाला कहाँ जा रहा है +J में जा रहा है। कितना लिखोगे, 45 डिग्री का एंगल है तो एंगल की तरफ R cos 45, एंगल के परपेंडिकुलर R sin 45, तो क्या लिखोगे R/√2 I कैप माइनस का, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है, और क्या लिखोगे R/√2 प्लस का J कैप लिखोगे क्योंकि प्लस डायरेक्शन में है। ये आ गया हमारे पास OC। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है OA + OB - OC का द डायरेक्शन ऑफ OA - OB OA + OB - OC विथ एक्स एक्सिस। पहले लिखते हैं इसको, इस ऑपरेशन को करते हैं, OA वेक्टर + OB वेक्टर - OC वेक्टर। लिखो OA वेक्टर क्या आया हमारे पास, √3/2 R I कैप प्लस R/2 J कैप आया, प्लस का OB वेक्टर क्या आया हमारे पास R/2 I कैप -√3/2 R J कैप। OC वेक्टर क्या आया हमारे पास, माइनस का लिखो OC वेक्टर, OC वेक्टर आया है -R/√2 I कैप और प्लस का R/√2 J कैप। अब एक काम करते हैं, I वाले कॉफिशिएंट को एक तरफ करेंगे और J वाले कॉफिशिएंट को एक तरफ करेंगे। क्लियर है, अच्छा चलो तो एक बात बताओ, यहाँ पर I का कॉफिशिएंट कितना है √3/2 R, यहाँ पर कितना है प्लस का R/2 है, और यहाँ पर कितना, अच्छा देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ भी प्लस बन जाएगा R/√2, और ये हो गया I कैप। अब हम लिखेंगे J कैप, J का कॉफिशिएंट लिखना है तो प्लस लगाते हैं और J लिखना है। यहाँ पर क्या है कॉफिशिएंट R/2 है, यहाँ पर क्या है -√3 R/2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो -R/√2 J कैप बन जाएगा। बताओ समझ आया, ये हो गया हमारा। मान लो कि इस वेक्टर को हमने कोई वेक्टर नाम दे दिया R, तो ये R वेक्टर आ गया हमारे पास। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें, देखो जैसे मान लो कि एक कोई वेक्टर है A, इस वेक्टर को हमने बोल दिया स्मॉल a I कैप प्लस B J कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इसका x कंपोनेंट इधर a है और y कंपोनेंट इधर b है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब एक बात होता है, इस b को इधर लिख सकते हैं क्या, अब देखो अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसमें tan थीटा अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये tan थीटा क्या बन जाएगा, ये वाला b डिवाइड बाई a, भाई ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई a। अच्छा b क्या है, क्या b को हम लोग बोल सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ i लिख लेंगे, जगह कम था इसलिए छोटे में लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। कब, जब एंगल चाहिए x एक्सिस से। अच्छा x एक्सिस से एंगल चाहिए का मतलब क्या हो गया, x का मतलब I कैप और y का मतलब j कैप। हमें कहाँ से चाहिए x एक्सिस, इसका मतलब क्या कि I से चाहिए। अब हमें निकालना क्या है एंगल। एक बात बताओ, यहां पर जब I से चाहिए होता था क्या ऊपर आया कॉफिशिएंट ऑफ j, तो यहां पर I से चाहिए तो क्या ऊपर आएगा कॉफिशिएंट ऑफ j, नीचे डिवाइड में क्या आएगा कॉफिशिएंट ऑफ I। तो मान लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ j, कॉफिशिएंट ऑफ j कितना है, यहां से देखो R/2 और -√3/2R और -R/√2 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ I कितना है √3/2R
प्लस r/2 प्लस r/√2। एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा ध्यान दो आप लोग, देखो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, हर जगह r है। r ऊपर से कॉमन लिया, r नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से थीटा आपको क्या मिल गया, एक काम करते हैं 2 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/2 लेते हैं ना, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -√3, यहाँ से क्या बचेगा, देखो ऊपर नीचे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो नीचे 2 बन जाएगा। भाई एक क्या लिखा, r/√2 लिखा, हमें चाहिए नीचे 2, तो हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे क्या हो गया, r√2 डिवाइड बाई 2 बन गया। 2 हमने कॉमन ले लिया और r हमने पहले कैंसिल आउट कर दिया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा -√2 डिवाइड बाई नीचे से भी 2 कॉमन लो, नीचे से 2 कॉमन लोगे, 1/2 लिया ना हमने, हाँ 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 1/2 कॉमन हो गया तो प्लस का 1 बच गया, यहाँ पर प्लस का √2 बच गया। बताओ 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम लिखे इसको इधर बढ़ा के तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1 -√3 -√2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 प्लस √2। तो tan इनवर्स 1 -√3 -2 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 प्लस 2, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ आया सबको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चले भाई आगे, क्लियर है सबको, चलो भाई आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर। तो चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना क्या है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। एक बात बताओ मुझे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, जैसे मान लो कि 2 वेक्टर हैं अगर हमारे पास, एक वेक्टर ए मान लेते हैं, एक वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा। अब मान लो कि ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, और ए बी क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो 2 वेक्टर के बीच का एंगल बताएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम एक काम करते हैं कि इस वेक्टर को मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो है पी है, ठीक है। तो अब हमें इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए। ये जो लाइन बना है, देखो इसको मैं एक फिगर थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। वेक्टर ए है, ए वाला वेक्टर बी है, और यहाँ से एंगल दिया है 120, तो आपको पता है एक लाइन पर एंगल जो बनता है 180 बनता है, तो 60 हो जाएगा। इसको थोड़ा डिस्प्लेस करो इस वेक्टर को, भाई कर सकते हैं पैरेलली किसी भी वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो वेक्टर बी इधर हो गया, एंगल कितना बन गया 60, माइनस वेक्टर बी का मतलब कि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, a माइनस बी। भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा है ना, हम क्या करते थे, इसी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते थे। अच्छा, ये a माइनस वी वेक्टर है, बोल रहा है कि ये जो है वेक्टर a से बीटा एंगल बना रहा है, इसी बीटा की वैल्यू हमें बताना है। क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, अगर मान लो a माइनस वी वेक्टर हमें आई जे के फॉर्म में मिल जाए तो हमारा ये काम बन जाएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई जे में वेक्टर होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, मान लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन x है, x का मतलब i कैप, और इसके परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन है y है, y का मतलब j कैप। अब वेक्टर a और b को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेक्टर a और वेक्टर v को i j के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो a है, क्योंकि आंसर में सारे में a b ही दिया है, और वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो b हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या इस डायरेक्शन को अगर x मान लिया तो a वेक्टर पूरा x में ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a i कैप लिख सकते हैं। और वेक्टर b क्या है, वेक्टर b किस में है, यहाँ से 60 डिग्री पर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, b cos 60, b cos 60 i कैप और प्लस b sin 60 j कैप बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं अब यहाँ पर, b बाई cos 60 की वैल्यू 1/2, तो b बाई 2 i कैप हो जाएगा, प्लस √3b/2 j कैप हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी हमें पता है कि 2 वेक्टर अगर i j k में दिया है, उनका प्लस करना है या उनका माइनस करना है, तो i वाले को i वाले के साथ प्लस कर दो और j वाले को j वाले के साथ प्लस कर दो। सेम चीज़ माइनस में करना, हमें a माइनस बी करना है, तो हम i वाले को i वाले के साथ माइनस करेंगे तो कितना होगा, a माइनस बी/2
आई कैप हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा मतलब जीरो वेक्टर लिखा है, जीरो जे कैप, तो जीरो में से √3/2 बी घटाओगे तो -√3/2 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे -√3/2 बी -√3/2 बी। एक काम करते इसको ना अंदर करो, इसको हटा के इधर करते हैं, और ये हो जाएगा -√3/2 क्या है बी है, बी, और ये बन गया जे कैप। अच्छा इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इधर का स्पेस चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको ना हम P मान लेते हैं, इस वेक्टर को हम P मान लेते हैं तो थोड़ा हमारे समझने में आसान होगा। मतलब A माइनस V वेक्टर को हमने बोल दिया P। अब हमें A और P के बीच का एंगल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, cos बीटा इक्वल टू A वेक्टर डॉट P वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। अच्छा A वेक्टर कितना है हमारे पास, आई कैप 0 जे कैप। देखो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला टर्म बन जाएगा 0, और आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a और यहाँ पर a माइनस b/2 तो हो जाएगा a ब्रैकेट में a माइनस b/2 होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अरे यार ए आई कैप लिखा है तो ए ही तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी अगर हम लिखें तो क्या लिखोगे, रूट में आई वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर a माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस जे वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो √3b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a से a कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, नीचे आ जाओ। cos b इक्वल टू क्या लिखोगे, cos b इक्वल टू लिखेंगे यहाँ ऊपर क्या बचा a माइनस b/2 और होल डिवाइड बाई, एक काम करें चलो अच्छा लिख लेते हैं सबसे पहले, ये नीचे ओपन करो, रूट में जो स्क्वायर लगा है इसको ओपन करो, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। देखो डायरेक्ट लिख दे, सॉरी प्लस में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2ab का मतलब -2a इंटू b/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अरे यार इसका स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3 बन गया, b का स्क्वायर b डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे क्या बनेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करो तो हो जाएगा। अच्छा देखो एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर लें क्या, अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई इधर क्या बचा, यहाँ से देखो a स्क्वायर बचा और यहाँ से देखो b स्क्वायर बाई 4 प्लस 3b स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4b स्क्वायर बाई 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे रूट में यहाँ पे बचा a स्क्वायर, यहाँ पर बचा प्लस का 4b स्क्वायर, सॉरी 4b स्क्वायर, हाँ b स्क्वायर 4b स्क्वायर बाई 4 और माइनस का a b बचा। क्लियर है बात। अच्छा कुछ और किया जाए, अच्छा 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 4 बाहर आके 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो छोड़ो रहने दो, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से कॉस बीटा जो आया हमारे पास वो क्या आ गया 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है। अच्छा इसका मतलब क्या आया है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस आया। अच्छा सारे आंसर 10 में दिया है तो हमें 10 लिखने के लिए अगर मान लो कि यहीं से मैं 10 लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस लिखा जाता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, बेस तो हमारे पास है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एच है, एच का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो डायरेक्ट चलो लिखते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से देखो ये रूट में पूरी चीज है ये वाली, यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। भाई रूट में अगर कोई चीज लिखी हुई जैसे √2 लिखिए उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे रूट में इतनी चीज लिखी हुई है इसका स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखोगे माइनस बी स्क्वायर लिखोगे। b क्या है, बेस क्या है हमारे पास, बेस है 2a माइनस बी बाई 2।
तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि 1/2 को बाहर ले करके 1/4 लिख लेते हैं। भाई 1/2 का स्क्वायर कर लोगे 1/4 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और माइनस का 2 इंटू 2a इंटू बी आ जाएगा। डिवाइड क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा डिवाइड बाय बेस लिखना है। बेस डायरेक्ट लिखो कितना 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2। देखो अब यहाँ पर ना इसको ओपन करते हैं कहीं पर। चलो यहीं ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं उधर लिख रहा था। एक बात बताओ मुझे, यहाँ से इसको ओपन करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर बाई 4 है। एलसीएम लोगे तो रूट में ही लिख रहा हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ से 1/4 इधर ले जाओगे 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है माइनस से भी। अच्छा ये यहाँ माइनस ओपन करेगा, ए वाला माइनस जो है यहाँ पे देखना और ए वाला माइनस जो है दोनों मिलके प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस का ए बी 1/4 2 2 जा 4 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा माइनस से भी प्लस से भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इधर बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब एक काम करो यहाँ से इसको लिखो। देखो बी स्क्वायर यहाँ 4b माइनस बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट में 3b स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आएगा 4 4 को रूट से बाहर ले लो तो 2 आ गया। डिवाइड बाई 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा रूट 3b स्क्वायर बाहर आके b बन जाएगा। नीचे क्या बचेगा 2a माइनस बी बचेगा। तो यहाँ से बीटा क्या आ गया, एक किसकी वैल्यू है tan बीटा की वैल्यू आई। तो बीटा क्या बन जाएगा tan इनवर्स रूट 3b डिवाइड बाई 2a माइनस बी। बताओ क्लियर हुआ सबको। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट सारे बेसिक लगाने थे लेकिन कैलकुलेशन का जो लेवल था वो बढ़िया था। ठीक है अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट जो है ढंग से क्लियर होने चाहिए। बताओ सॉल्व हुआ। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, टू वेक्टर x and y have equal magnitude. The magnitude of x minus y is n times of the magnitude of x plus y. The angle between x and y पूछा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं पहले तो ये समझो। लिखो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ x इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y दिया हुआ है। चलो अच्छा एक काम करो इनको बोल दो कि चलो ये b के इक्वल है। बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई इज n टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, वेक्टर x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड लिख लिया। कह रहा है कि वेक्टर x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स है तो हमने लिख लिया भाई। चलो अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन x एंड y। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो x को x मान लेते हैं और y को y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा लिखोगे। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अरे यार ऐसे देखो ना, ये मान लेते हैं वेक्टर x है हमारा, ये मान लेते हैं वेक्टर y है, एंगल थीटा है। तो भाई x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस में कॉस थीटा आएगा। अच्छा इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy कॉस थीटा लिखोगे। क्लियर है बात यहाँ पर। ये भी किस में आएगा रूट में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये रूट और रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो x और y का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनको हमने b बोला है तो यहाँ b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बन जाएगा माइनस इधर क्या है 2x इंटू y है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। अरे यार b इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा और 2b स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर और इधर ब्रैकेट में क्या बनेगा 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर cos थीटा बन जाएगा।
समझ आई बात? चलो अच्छा, एक काम करते हैं, इसको लिखो 2b² माइनस 2b² कॉस थीटा इक्वल टू 2b² n² प्लस 2b² n² कॉस थीटा। इस माइनस वाले को इधर लेकर चलो। तो एक बात बताओ, माइनस वाले को इधर लेके आओगे प्लस, और इसको इधर लेकर के आओ तो हो जाएगा कितना, 2b² कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस, देखो यहाँ से 2b² n² इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस 2b² n² बनेगा, और 2b² कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस n² बचेगा। इसको इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, ये हो गया 2b² n² कॉस थीटा, और इधर हो गया प्लस का 2b² n²। अरे यार एक चीज बताओ, इधर आके क्या बनेगी, प्लस बनेगी ना, तो इसको लाओगे इधर तो बन गया 2b² और n² ना, 2b² n², और यहाँ से आके बन गया प्लस का 2b², और हमने क्या करा, इधर से कॉमन ले लिया कॉस थीटा। हमें चाहिए थीटा, तो हमने लिखा क्या, यहाँ से हमने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू, देखो 2b² यहाँ भी है, यहाँ से 2b² कॉमन ले सकते हैं, तो 2b² से इसको काट दिया, तो हमने लिखा 1 माइनस n² डिवाइड बाई 1 प्लस n²। ऑप्शन है क्या, 1 माइनस n² ऊपर 1 प्लस n², तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस n² डिवाइड बाई 1 प्लस n²। बताओ समझ आया? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ आया? कुछ नहीं करना था, जब इस तरह की चीज दिया हो तो हमें सिर्फ ए लगाना है, कंडीशन जो दिया है, इसका मैग्नीट्यूड हम ए लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, यहाँ से रूट कैंसिल आउट हुआ और हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस करते चले जाओगे। क्लियर है बात? चलो अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है, तो चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि 3 पार्टिकल है पी क्यू आर जो मूव कर रहे हैं इस वेक्टर के लॉन्ग, इस वेक्टर के लॉन्ग एंड इस वेक्टर के लॉन्ग। बोल रहा है दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट टू मूव and start to move in different direction. Now particle P is moving normal to the plane which contains vector A and B, जो वेक्टर A और B को कंटेन कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर A हो गया और A वेक्टर B हो गया, इनके बीच का जो एंगल है अगर थीटा है तो A क्रॉस B हम लोग क्या लिखते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू वेक्टर A और सॉरी A क्रॉस B होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इनटू एन कैप। एन कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन होता क्या था, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, ए को बी की तरफ रोटेट करो तो थंब का जो डायरेक्शन होता था वो हमें बताता था कि ए डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, और वो डायरेक्शन होती क्या है, जिस प्लेन में, जैसे इस बोर्ड के प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। देखो यहाँ से हमने ए को बी की तरफ रोटेट करा तो इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ आएगी। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कि जो ए क्रॉस बी है इसका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, और पार्टिकल पी क्या कह रहा है, मूविंग नॉर्मल टू द, भाई नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही तो होता है, प्लेन कंटेनिंग ए और बी मतलब इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ए और बी के परपेंडिकुलर का मतलब ए क्रॉस बी ही तो हुआ। अब बताओ अगर इसकी डायरेक्शन आपको चाहिए तो क्या हम किसी वेक्टर, एक वेक्टर ए है इसका डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या लिखते थे, इसका यूनिट वेक्टर लिखते थे, इसका काम ही है डायरेक्शन बताना, तो लो बता दिया डायरेक्शन। अब ए क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन चाहिए तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया। अब बताओ पार्टिकल पी क्या कहाँ चल रहा है, इसी डायरेक्शन में तो चल रहा है, लिख लिया यार पार्टिकल पी का डायरेक्शन। हमें निकालना क्या है कि पार्टिकल पी स्ट्राइक करने के बाद जिस डायरेक्शन में चल रहा है और पार्टिकल क्यू मान लो इधर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। जैसे पार्टिकल पी हो गया, ये पार्टिकल क्यू हो गया, तो हमें ए वाला एंगल चाहिए था इसके बीच जो बन रहा, तो इसके लिए हमने निकाल लिया पार्टिकल पी की डायरेक्शन और पार्टिकल क्यू की डायरेक्शन, उसके बाद हम उन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। तो इसका मतलब पार्टिकल पी का डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी
डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलो ए क्रॉस बी निकाला जाए भाई फटाफट से। ए क्रॉस बी निकालोगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे आई जे के। ए कितना है 1 1 0, अगर के का नहीं है तो इसका मतलब 0, और यहाँ आई नहीं है तो आई 0 हो जाएगा, जे का 1 और के का 1 हो जाएगा, जे का 1 और के का 1 हो गया, ठीक है। इसको लिखोगे क्या, आई लिया आपने, इसका इसके साथ करोगे 1 और माइनस इसका इसके साथ करोगे तो क्या हो गया 0, और इसके बाद देखो प्लस माइनस प्लस चलता है तो माइनस का जे लोगे, इसको काटोगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, भाई इसका इसके साथ किया 1 और 0 का 0 के साथ 1, प्लस का के लोगे, इसको काटोगे तो इसका इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा 1 और इसका इसके साथ करोगे तो 0 हो गया। तो ये आया कितना, आई माइनस जे प्लस के कैप आया। ए क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। अच्छा हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, आई वाला कॉफिशिएंट 1 प्लस 1 प्लस 1 ए रूट का 3 आ गया। अरे यार इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा, मतलब कॉफिशिएंट क्या है 1 है। चलो भाई, तो यहाँ से हमें क्या मिला, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाई √3 मिल गया। क्लियर है बात। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, पार्टिकल क्यू का डायरेक्शन चाहिए, किसके प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है, जिसमें ए और सी है। अब ए और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ए क्रॉस सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी हो गया आपका। अच्छा ए क्रॉस सी आपको निकालना है, अब जरा निकाला जाए ए क्रॉस सी, चलो इधर निकाल लेते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी चाहिए आपको, ए क्रॉस सी लिखो आई, अच्छा के का कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे, न तो ए में है और न तो सी में है, तो आई और जे में ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आई और जे में, चलो के लिख ही लेते हैं वैसे तो। देखो आई में कितना है 1 1 0 और इसमें कितना -1 1 और 0 हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई लोगे भाई, ये प्लस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो सुनो 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 भाई, यहाँ से आई लिया, ए वाला टर्म कटेगा, इसका इसके साथ हुआ 0, इसका इसके साथ 0, मतलब आई का कोफिशिएंट है 0, माइनस जे ले लिया, जे लोगे तो इसको हटाओगे, इसका इसके साथ क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी जे को हटाओगे ना, हाँ तो इसका इसके साथ 0 और इसका इसके साथ लोगे तो ए भी 0 हो गया। अच्छा प्लस का के लिखोगे, के लिखोगे तो ए 0 वाला टर्म हटाओगे तो इसका इसके साथ लिखोगे कितना आ गया, इसका इसके साथ लिखोगे तो 1 आ गया, और इसका इसके साथ लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये कितना बन गया टोटल, ये वाला टर्म 0 ये वाला टर्म 0, तो ये बन गया 2k कैप। अच्छा 2k कैप बन गया, तो एक बात बताओ ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा 2, अरे यार इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट में 4 हो जाएगा, बाहर निकालोगे 2 आएगा। चलो भाई लिखो, तो ये कितना आ गया 2k कैप और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 2, तो ये आ गया सिंपली के कैप। अब अगर एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर दो वेक्टर का आपको, दो वेक्टर जो आई और जे में दिए हुए हैं इनके बीच का एंगल चाहिए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट वाला। डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि ए जो है पार्टिकल P है, इसका डायरेक्शन, ए पार्टिकल Q का डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल अल्फा मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे cos अल्फा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। तो यहाँ पर ए और बी का काम कौन कर रहा है, ए का काम पार्टिकल ऑफ P की वेलोसिटी कर रही है और B का काम पार्टिकल Q वेलोसिटी कर रही है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, इसको इरेज करके हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन। पार्टिकल P का यूनिट वेक्टर डॉट पार्टिकल Q का यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल P का यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल Q का यूनिट वेक्टर। अब बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, अगर ये यूनिट वेक्टर कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो 1 हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड बार बार लिखने की क्या जरूरत, भाई लिखना तो पड़ेगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, एक के कैप आ गया, अब अगर इसका और इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमें पता है आई वाले का आई वाले के साथ कर लेना है, जे वाले का जे वाले के साथ कर लेना है और के वाले का के वाले के साथ कर लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर
आई और जे का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0i प्लस 0j लिख सकते हैं। भाई 0 का इसमें करोगे 0 हो गया, 0 का जे में करोगे 0 हो गया, तो बचा क्या, k और k का करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पर √3 है तो ये आ गया √3। अरे बताओ समझ आया कि नहीं। इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको अगर नहीं समझ आया तो एक समझ लो, यहाँ पर i/√3 माइनस j/√3 प्लस k/√3 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो k/√3 आया इसका इसके साथ करना है, तो यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1/√3, यहाँ पर कितना है 1, 1 इंटू 1/√3 कितना आएगा 1/√3 ही तो आएगा। तो यहाँ से एक बात बताओ, अल्फा कितना आ गया cos इनवर्स 1/√3। अभी इसने दिया है cos इनवर्स 1/√x, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3 मिल जाएगी, क्योंकि रूट में भी x है, तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई 3, तो ये हो गया x की वैल्यू 3। क्लियर है बात सबको, समझ आई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है चलो। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, इसमें अभी बचे हैं 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है बात, चलो पढ़ाई बढ़िया से करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ करके फिर आओ, फिर ये क्वेश्चन देखो करने में मजा आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस का सेशन लेके आ रहे हैं, यहाँ पर टोटली हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे इधर आ रहे हैं थोड़े बहुत बता देंगे, लेकिन अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट अगर हमें करना है तो उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है, कौन सा, होराइजन एकेडमी का ऐप है। आप ऐप पे आओ, डाउनलोड करो उसको, वहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्लियर है बात, चलो अच्छा।